पढ़ रहे हैं उसमें छोटा सा बेसिक ये भी है कि हम जब वस्तु की दूरी को हम यू लेते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को जब भी लेते हैं तथा फोकस दूरी को जब एप लेते हैं तो इनकी चिन्ह और परिपाटी कैसे निकाला जाता है। इनको भी हम शॉर्ट रूप में हम देखें। दूरी को मापने के लिए चिन्ह और परिपाटी। यहां पर हम देखते हैं ये मुख्य अक्ष मान लो ये है, तो मुख्य अक्ष हमने लिया तो यहां पर एक दर्पण मैं बना दूं जिसका ये ध्रुव होगा। ये दर्पण अवतल दर्पण है। ये दर्पण कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो चिन्ह और परिपाटी एम एन इसके द्वारक है, पी इसके पोल है, ये मुख्य अक्ष है, ये इनकी फोकस है और ये वक्रता त्रिज्या है। तो यहां पर चिन्ह और परिपाटी सबसे पहली बात तो ये होता है कि हम जब भी वस्तु को आपतित कराते हैं तो ये आपतित जो है इस तरह से होता है, यह आपतित किरण होता है। ओके, सबसे पहली बात तो समस्त दूरी को सबसे पहली बात तो समस्त दूरी है ना, ध्रुव जिसको कहते हैं प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। ये प्रकाश केंद्र है ध्रुव जिसको हम कहते हैं। इनके दोनों ओर अक्ष हो सकता है क्योंकि जब हम कहते हैं उत्तल दर्पण उस स्थिति में क्या होता है, इधर एफ एन सी बनता है। इस कारण से हम दोनों अक्षों को बढ़ा दे। हमेशा वस्तु जो है दर्पण की बाईं ओर रखी जाती है, ये ध्यान रखना है ना। तो यहां पर बाईं ओर से वस्तु है उससे किरणें आ रही है तो दूरी क्या होता है, पोल से नापी जाती है। तो जिधर वस्तु के किरण आ रही है उधर हम क्या लेते हैं, धनात्मक। यानी मैं यहां से ये दूरी जब मापूंगा, ये वाली दूरी, तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी क्या हो गया, ये आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी हो गई। अब मैं इधर दूरी मापूंगा, ये वाली दूरी पोल से, यहां से ये इधर दूरी मापूंगा, वो क्या होगा, ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक हुआ, क्योंकि मैं आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी माप रहा हूं। इसी प्रकार मैं कहता हूं ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर इधर भी और इधर भी, दोनों ओर, यहां पर बाईं और दाईं ओर की जरूरत नहीं है, ये दोनों क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव। यानी कहां से मापा जाएगा, ये मुख्य अक्ष के ऊपर समस्त दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। इसी प्रकार मुख्य अक्ष के नीचे समस्त दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये यहां पर भी मैं कह सकता हूं, इधर भी आप मापो, मुख्य अक्ष के नीचे मापोगे तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि इधर मुख्य अक्ष के इधर मापी गई दूरी ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि हम आपतित किरण को बाईं से दाईं ओर आपतित कराते हैं। इस कारण से आपतित किरण की दिशा में समस्त दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। ये पहला पॉइंट लिखा जाता है। इसी प्रकार से उसके विपरीत दिशा में जो मापी गई दूरी वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक। तो इन बातों को बच्चे नहीं समझ पाते, इस कारण से आपको समझना बेसिक्स में कि आपतित किरण इधर हो रहा है। मान लो किसी ने अब इधर से आपतित किरण करा दिया, दाईं ओर रख दिया है और दर्पण को इस तरह से बना दिया, तो क्या होगा, इसलिए आपको जानना है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक, और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। मैं यहां वस्तु रख दी, कुछ बच्चों का प्रश्न यही होता है, मैं ऐसा वस्तु रख दिया, मैं दर्पण को ऐसा कर दिया, इधर से आ रहा है, देखो दाईं ओर से आ रहा है, तो दाईं ओर इधर आप इधर मापोगे तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। अभी क्या हो रहा है, ऋणात्मक। क्यों, वस्तु इधर से आ रही है। अब ये वाली दूरी क्या हो जाए, जो धनात्मक था वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इस कारण से शब्दों का मायाजाल जो है उनको आपको फिजिक्स की भाषा में समझना होता है कि क्या है आपतित किरण। आप कहोगे नहीं सर बाईं ओर ही वस्तु रखेगा, नहीं, आप दाईं ओर भी वस्तु रख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अभी हम धनात्मक पढ़ा है, वो इधर वस्तु रख दिए, इधर से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ये धनात्मक। लेकिन यहां पर ये नहीं बदलता, मुख्य अक्ष के ऊपर हमेशा धनात्मक और नीचे क्या होता है, ऋणात्मक। ये चिन्ह परिपाटी है। अब हम गणित भी बनाएंगे तो इसका ध्यान रखेंगे। यहां पर हम देखना चाहते हैं, अब हमने बेसिक चिन्ह परिपाटी सभी देख लिया, अब हम देखना चाहते हैं सूत्र की उत्पत्ति। क्योंकि इस ईयर कोरोना काल के कारण ये जो हटा दिया गया है, लेकिन अगले साल ये सिलेबस में है, इस कारण से आपको जानना बहुत ही बेसिक है, इनको जानना है। आप समझ लो
आपके पेपर में ना आए, कट गया है, इस कारण से आपको ध्यान देना है, अगले साल के बच्चों के लिए भी काम आ जा सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं क्या है, गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये कौन सा मिरर का हम देखेंगे, इसको हम ले लेते हैं एंड प्रूव दैट R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2। बहुत सालों तक बोर्ड के पेपर में ये आया हुआ है, 10th क्लास में भी, 12th क्लास में भी। हम देखते हैं ये क्या है, तो मैं इसका आंसर या सॉल्यूशन बनाने के पहले यहां पर मैं कह दूं कौन सा मिरर का उपयोग करूं, मैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के लिए। फिर मैं इसी सूत्रों को उत्तल दर्पण के लिए बता दूंगा। आपको मैं सिर्फ बेसिक को आपके बढ़ा रहा हूं, अभी थोड़ी थोड़ी बेसिक आप जानोगे तो उधर क्या होगा, साइकिल को पकड़ना सीख गए, साइकिल में पैर रखना सीख गए, तो आपको क्या होगा, साइकिल को चलाने आ जाएगा। अब जब चलाने आ जाएगा तो साइकिल को दौड़ाने भी आपको आ जाएगा, चाहे रास्ते कितना भी ऊबड़ खाबड़ क्यों ना हो। ये सिर्फ आपको पकड़ने चलाने रे ऑप्टिक्स में आपको सिखा रहे हैं। तो पहला है क्या है, ये है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए हम देखते हैं रे डायग्राम इसका क्या आएगा। पहला ये मुख्य अक्ष मैं पहले ही बना दिया, और यहां पर अवतल दर्पण इस तरह से चांदी का जो भाग होता है उससे हम आसानी से बना सकते हैं चांदी का। यहां पर मेरे पास बड़ा चांदा नहीं है, आपको सिखा देता, चांदी का जो इस वाले हिस्से है उनसे आप आसानी से पेपर में बना सकते हैं। इसको चाहो तो यहां पर हम क्या मान ले, M N, और ये क्या कहलाता है, ध्रुव P। दर्पण है, इस कारण से हमने क्या किया, एक और को हमने पॉलिश कर दिया। यहां पर देखते हैं फोकस दूरी है, और यहां पर इतने ही बराबर का क्या होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब मैं देखता हूं वस्तु का जो प्रकाश है अनंती पर रखा है, और ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। ये देखो प्रकाश कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो हम नियम, बिल्कुल नियम को आपको छोड़ना नहीं, बेसिक को आपको छोड़ना नहीं है। जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर ये चली जाती है। देखो ये फोकस से होकर चली है, ये फोकस से होकर चली गई। दूसरी बात मैं कहूं, जो किरणें जो है वक्रता त्रिज्या से होकर आती है, मैंने कहा था वक्रता हमेशा किसी भी गोली जो सरफेस होता है, ये देखो गोली सरफेस से हमने काट कर मिरर बनाया, ये इसकी वक्रता है, सी है। तो यहां से मैं इधर भी काटूं या इधर किरणें डालूं तो इस बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है। देख लो बच्चों 90 डिग्री है, 9th क्लास का प्रमेय है, थ्योरम है। हम कहते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर यदि हम कोई रेखा खींच रहे हैं तो उस परिधि के बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है, आपको जानना है। तो बहुत सारे प्रमेय आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, वो सारी प्रयोग होता है। तो यहां पर ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे लंब होगा, और आपको परावर्तन का नियम जो आपको मालूम है, जो जितने कोण से आपतित होता है उतने ही कोण से क्या होता है, परावर्तित। आपतन कोण 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा। इस कारण से सी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। तो यहां पर देख लीजिए, जो किरणें सी से होकर आएगी वो किरणें उसी मार्ग पर क्या होगी, लौट जाएगी। देख लो इधर से आई है तो ये किरणें जो है इधर ही लौट जाएगी। तो ये हम देखते हैं अभिलंब से ये बना कोण कहलाता है आपतन का कोण। अभिलंब से बना कोण क्या कहलाता है, आपतन का कोण। और इसके अभिलंब के दूसरे ओर का क्या कहलाता है, परावर्तन का कोण, जिसे हम आर के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहां पर आपको देखना ये है, यहां पर मैं इसका नाम लिख दूं तो ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ए बी यानी आपतित किरण। यहां पर इस तरह से मैं कह दूं सी, तो बात हमारा ये रहा कि आगे मैं देखूं इनको मैं क्या कहूं, तो मैं थोड़ी लंबी चौड़ी नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहां पर क्या करना है, एम एन जो है द्वारक है, और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, पी ध्रुव है, ए बी आपतित किरण है। मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ए बी आपतित किरण, और यहां पर मैं कह सकता हूं बी एफ जो है, बी एफ जो है परावर्तित किरण है, किरण। ये कोण आई है आपतन का कोण, ये देखो ये छोटा सा ये कोण जो है आपतन कोण, और आर जो है कोण आर परावर्तन कोण है।
ये इतना बेसिक को आपको लिखना ही पड़ेगा। आपतन कोण, परावर्तन कोण, और ये क्या बन रहा है, बीसी अभिलंब है, अभिलंब नॉर्मल, क्या हुआ, ए बी इंसिडेंट रेस, बी एफ रिफ्लेक्टेड रेस, कोण आई है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड कोण आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसके बाद ये नॉर्मल। तो इस तरह से हमने इसको जान लिया तो हमारा जो न्यूमेरिकल जो है ये बनता है। कैसे हमको बताना है, यहां पर परावर्तन के नियम से, परावर्तन नियम क्या है, परावर्तन के नियम द्वारा होता क्या है, आपतन का कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, मैं कह सकता हूं कोण आई इक्वल टू कोण क्या होता है आर। तो कोण आई इक्वल टू क्या हो रहा है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी इक्वल टू कोण आर इक्वल टू क्या हो रहा है, सी बी एफ, कोण सी बी एफ। समीकरण नंबर क्या हो गया, एक आया, ये कोण इसके बराबर। अब मैं देख रहा हूं यहां पर आपको प्रमेय का उपयोग काफी करना है, ध्यान इसी को देना है बच्चे, थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर देखो दो समानांतर रेखा ए बी और पी एफ क्या है, ए बी आपतित किरण है, वो समानांतर है, समानांतर का चिन्हों को दो लकीरों के द्वारा व्यक्त करते हैं, किसके, सीपी के। तो और क्या कर रहा है, ये देखो बी सी जो तिर्यक रेखा इनको काट रही है। तो तिर्यक जब रेखा काटती, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती, तो एकांतर का कोण क्या होता है, बराबर होता है। 9th क्लास में प्रमेय क्रमांक 6वां। तो हम देखते हैं यहां पर को बी सी रेखा काटती है, तो हम यहां पर कह सकते हैं एकांतर का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण एकांतर ए बी सी इक्वल टू, यहां पर मैं कह सकता हूं कौन कोण के बराबर हो रहा है, ये वाले कोण इस कोण के बराबर हो रहा है, कोण आई के बराबर, क्योंकि ये कोण और ये कोण कैसा कोण हो रहा है, एकांतर का कोण बन रहा है। यानी इस कोण का नाम मैं दे सकता हूं कोण बी सी एफ। ये समीकरण नंबर दूसरा। आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, एकांतर का कोण है, एकांतर का कोण। तो इस तरह से मैं देखता हूं समीकरण 1 और 2 में यहां पर इसका एक जो भाग है वो बराबर है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं इसके दूसरे भाग क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं ए बी सी बराबर ये है, तो इसके लिए मैं क्या कह दूं, ये कोण इसके बराबर है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूं इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ, कोण सी बी एफ इक्वल टू कोण बी सी एफ, यानी कहना चाहता है ये कोण और ये कोण बराबर हो रहा है। तो ये दो तीसरा नंबर का कोण बराबर होता है। बराबर कोण के सामने का भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। सामने इस कोण के सामने का भुजा ये और इस कोण के सामने का भुजा ये। तो हम प्रमेय में कह सकते हैं कि भुजा सी एफ इक्वल टू बी एफ। यहां पर मैं तर्क दे सकता हूं, ये क्या होगा, समान कोण के सामने की भुजा, ये भी 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, भुजा है, इस कारण से क्या होगा, समान कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं यदि यहां पर एक कंडीशन मैं यहां पर डाल दूं तो क्या हो रहा है, यदि बी पी के बहुत नजदीक है, बिंदु बी ध्रुव पी के नजदीक है, तो नजदीक है, तो इसका आशय क्या हुआ, ये करीब करीब यही पर है, कह रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं बी एफ बराबर पी एफ, बहुत नजदीक होगा तो क्या होगा, बी एफ और पी एफ दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। समीकरण नंबर 4, ये और ये दूरी बराबर हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो पूरी दूरी को क्या कहते हैं, सीपी। ये दूरी क्या हो गया, सीपी बराबर क्या आया, यहां पर मैं कह सकता हूं सी एफ, और यहां पर मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, प्लस एफ पी, या इसको एफ पी की जगह मैं पी एफ लिख दिया हूं, ये है ना। तो यहां पर मैं क्या किया, मैंने इस दूरी को इसके बराबर किया, अभी ये दूरी यहां पर मौजूद है। तो हम देखते हैं इस दूरी का नाम भी मैं, ये वाली जो दूरी का नाम भी मैं क्या लिख सकता हूं, पी एफ लिख सकता हूं। क्यों लिखा मैंने,
इस तरह से। तो यहां पर मैं कह सकता हूं CF CP क्या है, यही है वक्रता त्रिज्या। CF क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और यहां पर PF क्या है, PF फोकस दूरी है, फोकस दूरी। तो यहां पर मेरे को CF को बदलना है। CF क्या हो रहा है, ये इसके बराबर है, अब ये इसके बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि CF भी बराबर किसके होंगे, PF के बराबर होंगे। CF, ये जो CF है वो, ये दोनों दूरी बराबर बराबर है और ये दूरी इसके बराबर है, तो C इसके भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आप प्रमेय के द्वारा लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इस भाग का अंतिम जो भाग क्या हो रहा है, ये R हो रहा है। इसको हम वक्रता त्रिज्या को कहते हैं R, और कभी कभी इसको C के द्वारा दर्शाते हैं। बच्चों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर C या R दोनों के द्वारा दर्शाते हैं, इसको कहते हैं F। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये जो दूरी है CP इक्वल टू, मैं CF के जगह भी क्या लिख सकता हूं, PF प्लस PF। क्यों, CF इक्वल टू क्या होता है, PF होता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं CP इक्वल टू 2PF। अब हमने देखा CP इक्वल टू क्या होता है, R2F। तो हमारा फर्स्ट भाग जो है प्रूफ हो गया। तो मैं इसका पक्षांतर कर दूं, F इज इक्वल टू क्या हो गया, R/2। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। आसानी से आप बिल्कुल सिंपल से आप निकाल सकते हो। देखेंगे कि इसमें जो है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या एंड फोकस के बीच में संबंध क्या है, कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हमने देख लिया, क्या देख लिया है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फार्मूला हमने देखा। बच्चों के मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहीं इस प्रश्न को बदलकर कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर दे दिया जाए, तब इसका फार्मूला क्या होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक चीज पर आपको रिलेटेड रहना है। तो मैं आगे आपको बता रहा हूं इसका दूसरा भाग, जो आप जिनको सरल लगता है उनको आप बनाइए। यदि प्रश्न में आपको कॉन्वेक्स नहीं दिया है तो कॉन्वेक्स आप कॉनकेव को सरल समझते हो, बनाइए। तो हम यहां पर दूसरा भाग को भी मैं इसी कारण आपके पास ये मैं देखता हूं, यही सूत्रों को मैं किसके ये में बनाऊंगा, यहां पर मैं बनाऊंगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण के लिए। हम इसी फार्मूला को प्रूव करेंगे, लेकिन यहां पर दर्पण क्या आ जाएगा, उत्तर। सेम फार्मूला आपको मिलेगा, कोई अंतर यहां पर नहीं आएगा। देखते हैं कैसे आएगा इसमें भी। तो पहले तो हम इसमें कॉन्वेक्स मिरर हम बना लें। ये आ गया, ये इसको हम डैश डैश करें। यहां पर इस दर्पण का द्वारक को हम एक्स वाई, जैसे पुस्तक, कई पुस्तक आपको एक्स वाई, कई पुस्तक MN, कई पुस्तक यहां पर AB। तो आपको इसको समझना है कि यहां पर XY लिखा है या MN लिखा है, ये सब क्या है, द्वारक है। ये हम देखते हैं इसके प्रकाश केंद्र से होकर क्या होती है, मुख्य अक्ष इस तरह से आपतित होती है। यहां पर समझना है कि ये इस गोली पृष्ठ का भाग है, यानी इसकी फोकस इधर है, और इसकी रेडियस जो है, कर्वीचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वीचर, वो इसके दुगुने होते हैं। अभी हम प्रूव कर रहे हैं उसी को। ये C इधर होते हैं। अब इसके सम्मुख हम क्या रखते हैं, वस्तु को रखते हैं। यहां पर अब ये वस्तु है, वो AB यहां पर रखा हुआ है। ये हो गया AB वस्तु। अब हमको सीधी सीधी मालूम है कि इनसे समानांतर आने वाली जो किरणें हैं, इनसे जो समानांतर आने वाली जो किरणें हैं वो कैसे होकर जाती है। आप देखो, ये आ रही है बिल्कुल बेसिक, ये समानांतर आई। तो चूंकि ये क्या है, उत्तल पृष्ठ है, अंदर की ओर प्रकाश आती हुई प्रतीत होगी। तो किससे आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात ये किरणें इधर ही मार्ग पे क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ये देखो, ये लौट गई। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमने देखा है कि जो किरणें वक्रता त्रिज्या से होकर आती है,
यदि इस होकर आती हुई मान लो मेरे को प्रतीत हो रही है, ये ऐसा प्रतीत हो रही है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे मार्ग में जाती हुई प्रतीत होगी, यानी ये उसी मार्ग का क्या करती है, अनुसरण करती है, लौट जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं, इसका नाम ले ले, तो मैं इसका नाम ले लेता हूं, इसको अब मैं थोड़ी सी मिटा देता हूं क्योंकि ये मेरे यहां पर किस में आ रहा है, चित्र में आ रहा है, जिसको आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। तो इसको मैं कह दूं एम और ये वाले भाग को मैं कह दूं एम। ये ए है तो ये आ गया बी, ये क्या हो गया बी। तो हम देखते हैं ये अभिलंब है, तो यहां पर मेरा ये वाले पोर्शन जो बनता है इसको कहते हैं आपतन का कोण आई, और अभिलंब से जो प्रतिबिंब जाता है उसे कहते हैं परावर्तन का कोण आर। तो इस तरह से हमको कॉन्वेक्स मिरर को भी मैं मिटा दूं तो यह हमारा चित्र बहुत ही अच्छा से दिखने लगेगा। मैं कॉन्वेक्स मिरर इधर शब्द लिख देता हूं, मिरर, ये हमारा थीम था। तो इस तरह से हमारा प्रतिबिंब बना। अब आगे हम कुछ और देख सकते हैं, जैसे अभी मैं लिखूंगा, इसके पहले मैं चित्र में बता दूं, ये दो रेखा है, ये ऐसा रेखा और एक ऐसा रेखा, दो आपस में कट रहे तो क्या होता है, ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये आर है तो ये भी आर है होगा। ये सबको हमको लिखना पड़ता है, हम देख लेते हैं चित्र, देखो दोनों कोण बराबर है और कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण इस रेखा और इस रेखा पर बना कोण है। इसी प्रकार से हमको लिखना पड़ेगा, ये देखो ये रेखा और मुख्य अक्ष बिल्कुल समानांतर, इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। कौन सी रेखा है, सी एन रेखा आपको काट रही है। तो यहां पर क्या होगा आई, और ये कोण जो है क्या हो जाएगा, ये कोण भी क्या हो गया आई। ये कैसा कोण कहलाएगा, संगत कोण। ये कैसा कोण कहलाएगा, संगत कोण। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस तरह से हमको मिलने के बाद हम इनको चाहे तो पूरे के पूरे लिख ले। कैसे लिखते हैं इनके हम ध्यान दें। तो पहली बात तो हम इनमें लिखें कि इसका सॉल्यूशन जो हो रहा है उनमें हमको लिखना पड़ता है एक्स वाई, एक कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, पी इसका यहां पर पी मैं लिखूंगा, पी जो होगा पोल होगा, ये सब आपको लिख लेना है। ए बी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ए बी क्या है, इसके ऑब्जेक्ट है, और ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें हैं, इंसिडेंस रे है। तो ये सब हम कह सकते हैं ए बी ऑब्जेक्ट है, और सॉरी यहां पर ए बी मैं इसको वस्तु को ले रहा हूं, तो ये वस्तु मैंने यहां पर ले लिया, तो इस वस्तु को मैं अभी इसकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये अनंती से आ रहा है, तो मैं ए बी ऑब्जेक्ट की जगह मैं क्या कर सकता हूं, इंसिडेंस रेस रे, ये मैं लिख दूं, आसान हो क्योंकि मेरे को इसमें फिगर की बात नहीं करना है, इसमें रिलेशन फाइंड करना था। क्या रिलेशन फाइंड करना था, आर इज इक्वल टू 2f और एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। यहां पर मेरे को इसकी जरूरत नहीं, तो मैं इसको ए बी कर दूं, और इस तरह से एफ जो है फोकस है, और सी जो है कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि ये सब चीज हमने दिखा, सी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सब आपको लिखना है, जिसमें आपको शब्दों में ये लिखना होता है उसमें। तो यहां पर हम देखते हैं सीधी सीधी सी बात था कि हम चालू करें इनमें व्याख्या जो है, आपतन का कोण क्या हो रहा है, ये अभिलंब हमने बता दिया था, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट कोण ए बी एन, और इसी प्रकार से एंगल ऑफ रिफ्लेक्स, यहां पर रिफ्लेक्ट, तो ये कितना आ गया, कोण एम बी एन, यहां पर मैं कह सकता हूं कोण आई, और यहां पर मैं कह सकता हूं कोण आर। मैंने कहा था कि ये कोण इसके बराबर है, तो पहला मैं कह सकता हूं कि पहला ये कह ले कोण ए बी एन इक्वल टू कोण, इसके बारे में मैंने बताया था बी
CP ये बराबर है 1 नंबर। इसको मैं कह सकता हूं ये कौन सा कोण है? संगत कोण है। ये है संगत। और हम कह सकते हैं इसी प्रकार ये वाली कोण यहां पर मैं कह सकता हूं MBN इक्वल टू, यहां पर मैं कह दूं कोण CBF। समीकरण नंबर 2 ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो मैं क्या कह दूं कि कोण जो है ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या हो गया? बराबर बराबर कोण है। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों के आधार पर कि कोण ये और ये कोण भी बराबर है। कोण क्या कहलाएगा? ये R परावर्तन का नियम था। कोण CBF इक्वल टू CBF इक्वल टू क्या होगा? BCF। कोण BCF समीकरण नंबर 4। तो यहां पर हम देखते क्योंकि ये दोनों कोण बराबर था। क्यों बराबर था? परावर्तन का नियम था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस तरह से जब ये दो कोण बराबर हो गया तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये BF इक्वल टू क्या हो गया? ये वाली भुजा FC समीकरण नंबर ये 3 होगा तो ये हो जाएगा 4। तो ये भुजा इसके बराबर आ गया, ये भुजा इसके बराबर आ गया। अब मैं कह सकता हूं जब ये भुजा इसके बराबर है, ये बिंदु B बिंदु पॉइंट जो है P बिंदु के नजदीक है, नजदीक, नियरेस्ट अबाउट पॉइंट B इन P। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि PF इक्वल टू BF समीकरण नंबर 5। ये भुजा भी इसके क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं PC इक्वल टू क्या हो गया? PF प्लस FC प्लस क्या हो गया? FC। मैं FC की जगह क्या लिख सकता हूं? ये BF और BF की जगह क्या लिख सकता हूं? मैं PF। तो मैं सीधा सीधा यहां पर इन इक्वेशन के आधार पर मैं लिख दूं FC इज इक्वल टू क्या हो गया? PF। तो PC इज इक्वल टू PF प्लस PF। मैं यहां पर जानता हूं PC क्या है? पोल से वक्रता त्रिज्या की दूरी है। तो ये दूरी आपका कितना होता है? R के बराबर होता है। और PF कितना है? फोकस दूरी है और ये F के बराबर होता है। तो R इक्वल टू क्या हो गया? F प्लस F। यहां पर मैं ये F लिख दूं तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि R इक्वल टू क्या आ गया? 2F और F इक्वल टू आ जाएगा R/2। और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। तो हम देखते हैं दोनों लेंसों के लिए ये फार्मूला सेम आता है। आपको किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आप कॉनकेव ले लो या कॉन्वेक्स मिरर ले लो, दोनों में एक ही फार्मूला आता है। किसी भी दर्पण का उपयोग करो। तो एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि समतल मिरर जो बनता है, प्लेन मिरर जो बनता है, वो क्या है? क्या वो स्फेरिकल का भाग नहीं है? बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है क्योंकि एकदम सपाट होता है। तो बच्चों आपको बता दूं जब मिरर ही कह रहे हैं तो वो भी स्फेरिकल का ही भाग होता है। तो स्फेरिकल का भाग होने के कारण क्या हो रहा है? ये भी इसी का भाग होगा। यहां पर मैं इस तरह से मैं बात करूं तो समतल भी हम बनाते हैं तो ये भी यहां से काटा जाता है। ये भी एक गोली का भाग होता है जिसका एक वक्रता होता है, लेकिन समतल होने के कारण इसकी फोकस दूरी समतल मिरर में यानी प्लेन मिरर के साथ में फोकस दूरी क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। क्योंकि वो किस गोले का हिस्सा है ये हमको पता नहीं चल पाता, क्योंकि उसमें कर्वेचर रहता ही नहीं है। इस कारण से उनकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, क्योंकि उसका सेंटर भी अनंत होता है। ये हम कह सकते हैं। जो आज मैंने आपको जो पढ़ाया है मिरर, आपको कैसे लगा? आपको यदि अच्छा लगता है तो आप अपने भाई बहन, आपके रिश्तेदार जो भी 12वीं और 10वीं पढ़ रहे हो, उन सबको ये वीडियो आप शेयर करें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा उनको आप बताएं और इन सरल से सरल भाषा में आप इन सूत्रों को निकालने की तकनीक को आप समझें और लाइक